Assalamu alaikum. Novel name Dil Androon. Written by S. Viran. Episode 11. अहमद चौंक गया। ये वही बच्ची थी जो कभी अपने बाबा के साथ बैठकर पढ़ते वक्त मुकम्मल खिल उठती थी और आज अचानक सब कुछ बदल गया था। उसने परेशानी में इकरा की तरफ देखा और कहा, नेयाब का रवैया बदला बदला लगता है, क्या उसे कोई मसला है? मैंने आज तक उसे इस तरह से जिद करते हुए नहीं देखा। इकरा ने बड़े सुकून और मुस्कुराहट के साथ अहमद को तसल्ली दी। अहमद, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, अब वो बड़ी हो रही है। बच्चों के मूड बदलते रहते हैं, कभी पढ़ाई का दिल करता है, कभी नहीं करता। ये सब कुछ तो नॉर्मल है। कमरे में अकेले मिलते ही इकरा का लहजा मुकम्मल तौर पर बदल जाता। कितनी लाडली बनी फिरती हो, अपने बाबा के सामने मासूम बन जाना और बाद में सारा बोझ उस पर डाल देना। वो बर्तन नेयाब के सामने रख देती। ये सब धोना तुम्हारा काम है। और सुनो, अगर किसी चीज़ की शिकायत बाबा को की तो याद रखना, तुम्हारी पढ़ाई भी छिन जाएगी और खुशी भी। नेयाब के चेहरे की मुस्कुराहट मानसी पर जाती। वो दबे कदमों से किचन में जाकर बर्तन धोने लगती। दिल ही दिल में सोचने लगती, काश बाबा जान सब कुछ कभी अपनी आंखों से देख ले। सुबह स्कूल में क्लास का माहौल हंसी मजाक से बड़ा हुआ था। सब बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, मगर नेयाब अपनी कॉपी पर झुकी हुई चुपचाप बैठी रही। टीचर ने अचानक उससे सवाल किया, नेयाब, ये सवाल तुम बताओगी। नेयाब खड़ी तो हो गई, मगर अल्फाज जुबान पर न आए। नजरें झुक गई और आंखों में नमी सी तैरने लगी। क्लास के बच्चे हंसने लगे। कितनी नालायक है, कुछ आता ही नहीं। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, पढ़ाई में तवज्जो क्यों नहीं देती? अगर नेयाब ऐसे ही रहा तो आप पीछे रह जाओगी। नेयाब ने आहिस्ता से सर हिला दिया, लेकिन इसके दिल की आवाज़ किसी ने भी ना सुनी। इसका ज़हन तो बार बार घर की तरफ जाता, जहाँ इकरा, उसकी सतीली माँ के ताने और सख्ती इसके कानों में गूंजते थे। टीचर के जाते ही इसकी दोस्त ने करीब आकर बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ नेयाब, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? नेयाब ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि असल वजह कोई और है। बैग कंधे से उतारते ही अहमद ने दरवाजे पर उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, मेरी शहजादी आ गई, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। नेयाब के चेहरे पर हल्की सी रोशनी आई और वो बाबा के करीब हो गई, मगर इकरा फौरन आगे बढ़कर मसनूई हंसी के साथ बोली, अहमद, अभी कहाँ बाहर लेकर जाओगे? नेयाब को तो पहले होमवर्क करना है। बच्ची है, ज़रा सी नरमी मिल जाए तो पढ़ाई भूल जाती है। अहमद ने अपनी बेटी की तरफ देखा और बड़े नरम लहजे में कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर पढ़ लो, फिर हम चलेंगे। नेयाब ने अपने होंठ काटते हुए आहिस्ता से सर हिला दिया। दिल तो उसका चाह रहा था कि बाबा के साथ वक्त गुजारे, मगर इकरा की तेज नजरें उसे खामोश कर गई। कमरे में जाकर वो बैग खोलकर बैठ गई। आंखों के कोने भीग गए, लेकिन इसने खुद को संभाला और किताबें खोल ली। नेयाब खिड़की के पास बैठी बाहर बर्फ देखते हुए सोचने लगी, काश बाबा को सब कुछ बता सकूं, मगर वो परेशान हो गए तो बेहतर है मैं खुद ही बर्दाश्त करती रहूं। चंद दिन बाद
स्कूल से फ़ोन आया। प्रिंसिपल ने अहमद को इत्तला दी। मिस्टर अहमद, हमें अफसोस है कहना पड़ रहा है कि नयाब के इम्तहानात में कारकर्दगी बहुत ख़राब रही है। हमें फ़िक्र है कि कहीं घर में कोई मसला तो नहीं। ये सुनकर अहमद को झटका सा लगा। वो कुर्सी पर बैठे बैठे सुनसा हो गया। उसकी आंखों के सामने बेटी की मासूम शक्ल घूमने लगी और इकरा के वो अल्फाज कि ये सब कुछ बच्चों के मूड हैं अचानक खोखले लगने लगे। और इकरा के वो अल्फाज ये सब बच्चों के मूड हैं अचानक उसे खोखले लगने लगे। अब अहमद के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई नयाब के साथ सब कुछ ठीक है या मैं ही अंधा बना रहा हूँ। अगले ही दिन अहमद ऑफिस की बजाय सीधा नयाब के स्कूल पहुँचा। प्रिंसिपल ने नयाब की टीचर को भी बुला लिया। टीचर ने फाइल खोलते हुए कहा, मिस्टर अहमद, नयाब एक ज़हीन बच्ची है। शुरू में इसकी कारकर्दगी बेहतरीन थी, लेकिन पिछले कुछ माह से ये खामोश सी रहने लगी है। क्लास में भी अलग थलग सी रहती है, सवालों के जवाब बहुत कम देती है। अहमद की आंखों में नमी सी उभर आई। अहमद के दिल पर बोझ सा आन पड़ा। इसे वो दिन याद आए जब नयाब खुद दौड़कर उसके पास आती थी और कहती थी, बाबा जान आप मेरे साथ बैठिए। और अब वही बेटी कहती है, बाबा मैं खुद कर लूँगी। अहमद की आंखों में नमी उभर आई। इसने फैसला किया कि अब वो हकीकत जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगा। इकरा ने फ़ौरन ही महसूस कर लिया था कि अहमद ने नयाब और उसके ताल्लुकात को नोटिस करना शुरू कर दिया है। वो समझ गई थी कि अगर अब मामूल वाला रवैया रखा तो अहमद को सब पता चल सकता है। इसी वक्त से इसने अपने अंदाज बदल लिए। अब वो नयाब पर ज़्यादा तवज्जो देने लगी। कभी खाने की मेज़ पर बड़े प्यार से बुलाती, नयाब बेटा ये सालन लो, तुम्हें तो ये पसंद है ना। कभी होमवर्क के वक्त दरवाजे के पास आकर बड़ी नरमी से कहती, बेटा अगर कोई सवाल मुश्किल हो तो बाबा जान को बुला लेना, वो जल्दी समझा देंगे। और कभी कभी इसकी आंखों में वैसी मोहब्बत, इसकी आंखों में ऐसी मोहब्बत का तासुर डालती कि अहमद को भी लगता जैसे सब कुछ ठीक है। इसे लगा शायद वही गलत सोच रहा था, मगर अहमद की उलझन ये भी थी कि दिल के किसी कोने में शाइबा मौजूद होने के बावजूद वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इकरा का मसनूई प्यार सब हकीकतों पर पर्दा डाल देता था। नयाब हैरान सी रह जाती। दिन भर की तलखियाँ इसके गले में अटक सी जाती, मगर बाबा के सामने कुछ भी कह ना पाती। वक्त के साथ साथ नयाब ने इस तल्ख हकीकत को मान लेना शुरू कर दिया था। अब वो जान चुकी थी कि इकरा के दो चेहरे हैं, एक बहुत प्यार बड़ा जो बाबा के सामने होता है और एक सख्त और जालिम जो बाबा जान के पीछे निकलकर सामने आता है। पहल वो इस पर बहुत रोती थी। हर छोटी सी बात पर उसका दिल टूट जाता था, आंखों से आंसू बहते थे। कभी हुसैन को देखकर उसका दिल तड़प उठता, कभी बाबा के सामने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर दिखावा करती। मगर अब नयाब ने सीख लिया था कि इस हकीकत के साथ जीना है। इकरा के डबल फेस को लेकर वो अपना रोती थी। इसके नन्हे दिल ने ये फैसला कर लिया था कि दुख को सह जाना ही बेहतर है, बजाय हर वक्त टूटने के।
وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہوم ورک کرتی، حسین کو دور سے مسکرا کر دیکھ لیتی اور بابا کے آنے پر نارمل سا رویہ اپناتی۔ بچپن کی معصوم ہنسی جیسے دھیرے دھیرے اس کے چہرے سے رخصت ہو رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، گزر ہی جاتا ہے۔ اب حسین 3 سال کا ہو چکا تھا اور نیاب 15 سال کی ہونے والی تھی۔ انہی دنوں جیا بیگم نے احمد کو فون کیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی احمد نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ماں کی تھکی ہوئی مگر محبت بھری آواز تھی، بیٹا احمد، تم سب کو دیکھے ہوئے بہت وقت بیت گیا ہے، آ جاؤ اپنی ماں سے ملنے، میری آنکھیں تم سب کو ترس گئی ہیں۔ احمد خاموشی سے ماں کی محبت بھری آواز سنتا رہا۔ دل کے کسی کونے میں ملال سا جاگا کہ واقعی کئی برس بیت گئے ہیں اور امی کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اماں جان، انشاءاللہ جلد ہی ہم سب آئیں گے۔ احمد نے اپنی ماں کے فون آنے کے بعد ہفتے کے اندر ہی پاکستان جانے کے لیے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹکٹ بک کروا لی اور گھر والوں کے لیے خوب تحائف خریدے۔ جب یہ سب ایئرپورٹ پر پہنچے تو احمد کا بڑا بھائی پہلے سے ہی موجود تھا، کیونکہ احمد نے اس بار سرپرائز دینے کی بجائے ان کو اپنے آنے کا پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ماضی کی یادوں نے احمد کے دل پر دستک دی۔ ابھی وہ ستارہ کی یاد میں غرق تھا، اسے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم نیاب نے احمد کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی احمد نے نیاب کی طرف دیکھا، اسے فوراً محسوس ہوا کہ نیاب بھی اپنی ماں ستارہ کو بڑی شدت سے یاد کر رہی ہے۔ احمد نے پیار سے نیاب کو اپنے گلے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، میری بچی، بابا آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے گھر پہنچے، جیا بیگم اور پوری فیملی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ جیا بیگم اقرا کو اپنے گلے سے لگا رہی تھی اور حسین کو گود میں اٹھا رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے نیاب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جیا بیگم نے نیاب کو بھی اپنے پاس بلایا۔ نیاب خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیا بیگم نے اس بار اسے بھی محبت سے گلے لگایا، لیکن اب نیاب کے دل میں اس محبت کے لیے گرم جوشی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ ان سب کے اندر کے رنگ کو اسی عمر میں ہی بہت اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ جیسے ہی سب بیٹھے تو تائی مہوش بولی، نیاب تو بڑی ہو کر بالکل ستارہ کی کاپی لگ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ اقرا جو بڑے فخر سے باتیں کر رہی تھی حسین کو لے کر، اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی ہو۔ احمد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میری نیاب بالکل میری ستارہ کی کاپی ہے۔ اس پر جیا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں حسین تمہارے جیسا ہے۔ اس پر مہوش تائی فوراً بولی، نہیں اماں جان، بس آنکھیں احمد سے مل رہی ہیں، باقی اپنی ماں اقرا جیسا ہے۔ بچے اپنے والدین پر ہی ہوتے ہیں۔ احمد نے خوش ہو کر کہا، لیکن اقرا
अच्छी तरह से जानती थी کہ ستارہ کی خوبصورتی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے اس کو نیاب سے نفرت تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے کبھی کوئی خوشی مکمل نہیں ملی۔ نیاب جلد ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کے دل میں خواہش نہیں تھی کہ کوئی اسے پیار کرے۔ کمرے میں آتے ہی وہ رونے لگی، اپنی ماں ستارہ کو یاد کر کے۔ جیا بیگم کیسے ستارہ ماں کے ساتھ تلخ رویہ رکھتی تھی، اور اب کیسے جیا بیگم اقرا کے ساتھ خشک ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔